सीएमई इंटर के पढ़ाई पगलूस, कैसे हो आप? वेलकम टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ सीएमई इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, जहां पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पर हम लोग स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो भाई क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स, कैसे करते हैं फॉरफीचर, कैसे होता है री इशू, सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि ये बातें सेशन के दौरान आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए और आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये वाला जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स, बहुत सारे बच्चों ने अपने 11th-12th के सिलेबस में कवर कर रखा होगा, जिन बच्चों का कॉमर्स होगा। तो भाई आप लोगों को ये सेशन या ये चैप्टर को स्किप नहीं करना है ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कि भाई अपने को तो सब कुछ आता है, 11th-12th में अपन इसमें मास्टर्स करके बैठे। जी नहीं, आपको 11th-12th में आता था, आपका 11th-12th होने को जमाना हो चुका है और जमाने की धूल आपके दिमाग पे बैठ चुकी है, जिसकी वजह से चीजें आपको रिकॉल नहीं होगी। तो आपको ये सेशन देखना है। हाँ, अब स्पीड बढ़ा के देख सकते हो क्या? बिल्कुल बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि लेक्चर बहुत स्लो हो रहा है, लेक्चर बहुत पिछड़ा हुआ हो रहा है, तो आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। तो मैम आप हमको एडवांस लेवल का क्यों नहीं पढ़ा रहे हो राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर? क्योंकि बेटा तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे वो भी बच्चे हैं जिन्होंने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है, तो मुझे तो हर बच्चे के बारे में सोच के चीजें यहाँ पर आपको पढ़ानी है। तो मैं मेरे हिसाब से चीजें पढ़ाऊंगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस, ताकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को लगे कि ये मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। आपको अगर स्पीड स्लो लग रही है, आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में पूरा छूट है। आपको अगर स्पीड बढ़ानी है, आप स्पीड बढ़ा के देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लेक्चर इसी वे में जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि मैम कॉर्पोरेट अकाउंट्स में क्या हमें थ्योरी पढ़ना पड़ता है? क्या सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के गए तो चलेगा क्या? देखो, चलने को तो सब कुछ चल सकता है। आपने आपका जो पेपर पैटर्न है वो देख लिया है एंड यू हैव रियलाइज्ड कि 7-7 मार्क के लिए और 14 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फ्रॉम कॉर्पोरेट अकाउंट्स। तो आपको वहां पे 7 मार्क्स के लिए आने वाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो नो डाउट अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे 200% ध्यान देना है। पर कॉर्पोरेट अकाउंट्स की थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जितने पुराने पेपर्स हमने देखे वी रियलाइज कि मिनिमम 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं कहां से? थ्योरी पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी इवन फैकल्टीज भी मैंने देखी है जो थ्योरी को निग्लेक्ट कर देती है, ये बोल के कि बच्चा थ्योरी खुद से पढ़ ले, और बच्चा इतना नालायक है कि वो खुद से थ्योरी नहीं पढ़ेगा। सो आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम सीक्वेंस दैट इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल, कि पहले थ्योरी दी हुई है आपके स्टडी मटेरियल में, तो मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा दूंगी, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जंप करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो किसी भी पॉइंट पे अपने दिमाग में ये चीज मत आने देना कि अरे मैम तो थ्योरी पढ़ा रही है, क्या मैम को प्रैक्टिकल पढ़ाते नहीं आता? भाई मेरे को सब पढ़ाते आता है, ठीक है, और ऐसा कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि मतलब चुम्मेश्वरी, पर उसके लिए पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो प्लीज किसी भी पॉइंट पे ये सोच के लेक्चर को बंद मत करना कि अरे यार मैम तो थ्योरी पढ़ा रही। थ्योरी पढ़ाना मेरा काम है, और मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उसको निग्लेक्ट कर दूं, ये बोल के कि बच्चा खुद पढ़ लेगा, सेल्फ स्टडी कर लेगा। अगर मेरे को आपसे सेल्फ स्टडी करानी है तो मैं लेक्चर क्यों करूं, मैं क्यों लूं लेक्चर? तो पहले हम लोग थ्योरी करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल पे जंप करने वाले हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे के दिमाग में राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर होता है कि मैम आपने यहाँ पर क्या क्या कवर कर रखा है। तो मैं एक बार आपको एक फर्स्ट चैप्टर का टूर दे देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे कवर किया हुआ है, ताकि आपके मन में एक संतुष्टि रहे कि चलो भाई मैम ने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्ट्रिक्टली सीएमई इंटर का ग्रुप 2 का जो आपका स्टडी मटेरियल है और ग्रुप 2 का जो कंटेंट है उसी को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा का कंटेंट नहीं मिलेगा, सीए के सिलेबस में से कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपकी पूरी थ्योरी कवर की है जो आपके स्टडी मटेरियल में दी गई है। आप चाहो तो स्टडी मटेरियल के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल में कोई एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जो यहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि वो वाली चीज कहीं और रेलेवेंट है, इसीलिए मैंने कहीं और उसको डाल रखा है ना। इमीडिएटली चेक करके मैसेज मत करना कि अरे मैम आपने तो ये नहीं डाला, ठीक है, थोड़ा वेट करो, हर चीज यहाँ पे कवर की जाएगी। सबसे पहले आपकी पूरी थ्योरी कवर की गई है। अब थ्योरी कवर करने के साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर एक क्लैरिटी कॉर्नर। अब ये क्लैरिटी कॉर्नर क्या चीज होती है? ये होते हैं वो कुछ डाउट्स जो बच्चों को आते हैं और बच्चे पूछते हैं
कि मैम ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, तो भाई आपका वो टाइम बच जाए और आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि आप मेरे को डाउट भेजेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, इसमें चला जाता है टाइम, तो आपका अमूल्य टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर जितने भी बच्चों के डाउट्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे क्लब कर दिए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, ये जो क्लैरिटी कॉर्नर है ये आपको एमसीक्यूज के लिए मदद करेगा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपके जो एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, तो यू कैन फॉलो दिस फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स यहाँ से शुरू हो रहा है। अब अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने जैसे जैसे आपके स्टडी मटेरियल में कंसेप्ट दिया हुआ है और कंसेप्ट के बाद में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो वो सारे इलस्ट्रेशंस को पहले कवर किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसेप्ट इलस्ट्रेशन विच रिलेट्स टू द कंसेप्ट। ऐसे करके स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं इलस्ट्रेशन के प्लस जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में दिए होते, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, सारे मतलब सारे, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। अगेन एक क्लैरिटी कॉर्नर मिल जाएगा आपको, फिर आपको खुद का जो टेक अवेज है वो लिखने के लिए भी स्पेस दी जाएगी। 4 फीचर के बारे में भी सेम चीज यहाँ की गई है, उसके भी कंसेप्ट इलस्ट्रेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जब आपका स्टडी मटेरियल पूरा खत्म हो जाता है, जब स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, फिर मैंने यहाँ पर डाले हैं इंस्टीट्यूट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, ताकि बच्चे के दिमाग से एक और डाउट हट जाए कि क्या मैम आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं। जी हाँ, कवर किए हैं, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक सेट बना दिया है यहाँ पे। तो आज तक जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल कवर हो गया पूरा का पूरा, नो डाउट। उसके बाद में आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर हो गया, नो डाउट। और उसके बाद में जब आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व करके हो जाएगा, आपको दिखेगा एक PYQ जोन विच इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का जोन। अब इसका क्या मतलब होता है कि मैम इस टॉपिक से पिछले जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो इफ यू वांट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुचिता पब्लिकेशंस का स्कैनर लेकर बैठते हैं, तो मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं, आप चाहो तो उनके साथ में क्लैरिफाई कर सकते हो, उनके साथ में कंपैरिजन कर सकते हो, पर एक चीज समझो, 2008, 2012, 2016 और 2022 के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। तो हो सकता है कि 2008 और 2012 के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको मेरे बुक में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे मैसेज मत करना कि मैम स्कैनर में तो ये क्वेश्चन है, आपने तो ये क्वेश्चन डाला ही नहीं है। नहीं डाला है क्योंकि आपको रेलेवेंट नहीं है। क्लियर? तो भाई यहाँ पे आपका PYQ जोन आ गया, मतलब आपका जितना कंटेंट है CMA का, स्टडी मटेरियल, मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। मतलब आपको इतना तो भरोसा आ चुका है कि एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? और अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ध्यान से देखा होगा तो इस चैप्टर से आपकी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 4 फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स का। न्यू सिलेबस की अगर मैं सिलेबस 2022 की स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लोगों को जितने अभी तक एग्जाम्स हुए उसमें कम से कम 3 बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी पूछा गया है 4 फीचर और री इशू पे। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहने वाला है? 4 फीचर और री इशू के ऊपर। पर क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग स्टार्टिंग के सारे कंटेंट को निगलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, एवरीथिंग इज कवर्ड। पर मैं आपको बस एक स्ट्रेटेजी बता रही हूं कि इस चैप्टर में से हमें किस पे फोकस देना है, 4 फीचर एंड री इशू पे फोकस देना है। क्लियर? तो चलिए भैया, जितना मेरे को डिस्क्लेमर देना था, जितना मेरे को प्रणव सर ने बोला था कि बच्चों को बोल देना ताकि उनके मन में कोई डाउट ना रहे, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, और अगर डाउट आ भी रहा है तो मेरे प्यारे मुन्ना पहले लेक्चर को देख ले, उसके बाद में तेरे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैसेज कर दे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। चलिए तो हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं? हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। मतलब आपको शेयर्स की अकाउंटिंग करनी है। लेकिन मेरे प्यारे मुन्ना, शेयर्स की अकाउंटिंग करने से पहले तू समझ तो सही शेयर्स होते क्या है। जब तक तुम शेयर्स के बारे में नहीं समझोगे, जब तक तुम शेयर का मतलब नहीं समझोगे, तब तक तुम क्या अकाउंटिंग करोगे? क्या बातें कर रहे हो मैम? हमने 11th-12th क्या ऐसे ही निकाला है क्या? पूरा 11th-12th हमने उसकी जर्नल एंट्री मारी है। यस, जर्नल एंट्री मारी है, पर कभी तुमने उसके पीछे का बैकग्राउंड समझा ही नहीं। तुमने बस वो एंट्रीज लर्न कर ली कि अगर इशू ऑफ शेयर हो रहा है तो ये एंट्री मारना है, 4 फीचर हो रहा है तो ये एंट्री मारना है। बट व्हाट इज द
द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दोज अकाउंटिंग एंट्रीज, और वो बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है शेयर से। बहुत से बच्चों को शेयर और शेयर कैपिटल के बीच का फर्क ही नहीं पता। तो भाई अपने को पहले वो फर्क समझना है, पहले अपने को ये बेसिक समझने का है, उसके बाद में ही अपन अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स को शुरू करने वाले। और जिन बच्चों ने मुझसे लॉ पढ़ रखा है, आपको पता है कि जब भी मुझे कोई कंसेप्ट समझाना है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्टोरी बताती हूँ, और उस स्टोरी के माध्यम से मैं क्या करती हूँ, आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अकाउंट्स में भी वही होगा, सेम टू सेम वही चीज होंगी। फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी कंसेप्ट देयर इज अ स्टोरी। और यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है शेयर और शेयर कैपिटल, तो उसके लिए भी मैं क्या करने वाली हूँ, एक स्टोरी लेने वाली हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी है? अरे देखी होगी, हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2, 3 का तो कुछ मालूम नहीं, उसका तो अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हेरा फेरी 1 में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन? राजू, शामू, और तीसरा कौन था? बाबू। अब सबको पता है कि इन लोगों के साथ में कितना स्कैम हुआ है जीवन में। पहले बार में इतनी मेहनत करके पैसा नहीं मिला, दूसरी बार में जब पैसा मिला तब चिटफंड वाली लेके चली गई, तो अब इनके पास में पैसे ही नहीं बचे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया लेट्स स्टार्ट अ कंपनी, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर हमने कंपनी स्टार्ट कर दी तो कंपनी क्या बन जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, और अगर सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएंगी तो लोग पैसा देंगे, तो एक बिजनेस बनेगा, बिजनेस से पैसा कमाया जाएगा, और वही पैसा हम लोग क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मस्त सी कंपनी को क्या करा, इनकॉर्पोरेट करा। क्या करा? कंपनी को एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा। देखो कितनी सुंदर सी कंपनी है। कंपनी का नाम था हेरा फेरी लिमिटेड। क्या नाम था कंपनी का? हेरा फेरी लिमिटेड। द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा तुमको लॉ का सवाल पूछने वाली हूँ। जो बच्चे डायरेक्टली ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हैं उनको ये सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, बट जिनका ग्रुप 1 हो रखा है, ठीक है, उनको मेरे को इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। तुमको तुम्हारे ग्रुप 1 के रिजल्ट की कसम, तुमको तुम्हारे ग्रुप 2 के रिजल्ट की कसम। मेरे को एक बात बताओ, द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ऐसा क्या होता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द मेंबर्स आर सेपरेट? भाई देखो, दिस वाज द वेरी सेकंड सेशन जिसके अंदर मैंने ये चीजें पढ़ाई थी आपको कि भैया द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्या बोलता है कि भैया हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, कंपनी बोलने वाले हैं। और कंपनी का मेन फीचर क्या होता है कि दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरा आपसे सवाल है, बेसिक सवाल, कि इनकॉर्पोरेशन के बाद में ऐसा क्या हो जाता है भैया कि ये जो हेरा फेरी लिमिटेड बनाने वाले वो 3 लोग हैं वो अलग हो जाते हैं और हेरा फेरी लिमिटेड अलग हो जाती है? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट एकदम। जिन्होंने ग्रुप 1 दे रखा है तुम्हारे ईगो पे आ चुकी है भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्या हो जाता है ऐसा। फिर ऐसा मत करना मेरे बोलने के बाद में शिट मैम हमको ये पता था, ऐसा प्लीज मत करना। इसीलिए मुझसे लॉ पढ़ना चाहिए था तुमने ग्रुप 1 में। कुछ नहीं होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी रजिस्टर होती है तो एक ही अलग चीज होती है कि भैया यहां पे क्या आ जाता है? कुछ याद आया क्या? अरे ओ मेरे लॉ के नालायको, कुछ याद आया क्या इससे? द मोमेंट योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, बीच में मेंबर्स और कंपनी के बीच में पैदा हो जाती है ये कॉर्पोरेट वेल। क्या पैदा हो जाती है? कॉर्पोरेट वेल, जिसको बोला जाता है पर्दा। और इसी पर्दे के वजह से मेंबर्स अलग हो जाते हैं और कंपनी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, ठीक है, तो भाई जो बच्चे डायरेक्टली ग्रुप 2 अपियर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, जिन्होंने लॉ अभी तक नहीं पढ़ रखा है और जिनको नहीं पता है, कि द मोमेंट योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब जब आप एक कंपनी बनाते हो, द मोमेंट इट इज रजिस्टर्ड, कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक पर्दा बन जाता है। पर्दा मतलब जस्ट लॉ की नजरों में एक पर्दा बन जाता है, ऐसा पर्दा जो हमारे कंपनी को अलग कर रहा है और हमारे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल अगेन उन बच्चों से जिनका ग्रुप 1 हो रखा है कि ये लोग, ये जो 3 लोग हैं हमारे राजू, शामू और बाबू, ये लोग जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी बनने के टाइम पे इनको क्या बोला जाता है?
मैं घर में घुस के मारूंगी अगर तुमने मेंबर्स बोला तो, सच में घर में घुस के मारूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से आपको कंपनी लॉ पढ़ाया है। इतनी शिद्दत से अगर मैंने कुछ और किया होता तो आज जिंदगी में कुछ और चल रहा होता। मेरा सवाल है कि ये जो लोग जो कंपनी को इतना आगे लेकर जाने का सोच रहे, कंपनी बनाने का सोच रहे, इनको अपन क्या बोलते हैं? कंपनी बनने के टाइम पे सबसे पहले अपन इनको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं इनको अपन? प्रमोटर्स। जब कंपनी बनती है तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए वो क्या बन जाते हैं? वो सब्सक्राइबर्स भी बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? एमओए को सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए वो सब्सक्राइबर्स भी बन जाते हैं। तो अगर आपने अपने दिमाग में सब्सक्राइबर्स बोला होगा तो वो आंसर भी राइट है। क्लियर? अब ये कंपनी बन गई। नाउ दिस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई डाउट किसी को यहां पे? अब भैया एक एंटिटी है, इस एंटिटी को क्या करना है? बिजनेस करना है। इस एंटिटी को क्या करना है? बिजनेस करना है। और मुझे एक बात बताओ, बिना पैसे के बिजनेस होगा क्या? बिना पैसे के बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा मैम। तो भाई अगर इनको बिजनेस करना है तो दे आर गोइंग टू रिक्वायर फाइनेंस। अब मेरे को बताओ बेसिकली फाइनेंस लगेगा काई के लिए? दो चीजों के लिए लगता फाइनेंस। सिंपल बता रही हूं आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है, कुछ भी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहती तो डायरेक्ट बुक में से भी ये चीजें पढ़ा सकती, पर मेरे को पता है बुक में से पढ़ाए बरोबर दिमाग के ऊपर से चीजें जाती है, दिमाग का सीधा दही हो जाता है, दही का पनीर बन जाता है। मेरे कुकिंग इंडस्ट्री में दही का ही पनीर बनता है, तो फालतू यहाँ पे वो चीज के ऊपर अपने को डिस्कशन नहीं करना। अब फाइनेंस लगने वाला है। फाइनेंस दो चीजों के लिए लगता है, एक तो रिसोर्सेस को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए। अब रिसोर्सेस में मैन, मशीन, लेबर सब आ गया, रॉ मटेरियल्स आ गए, मैन आ गया, मशीन आ गया। मतलब अगर मुझे असेट परचेस करनी है, पैसा लगेगा, प्रोक्योरिंग ऑफ द रिसोर्स। मेरे को लेबर रखना है, मेरे को एम्प्लॉय हायर करने, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उनको लाने के लिए पैसा लगेगा ना, पैसा लगने वाला है। रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगने वाला है, तो भैया प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और दूसरा लगने वाला है हमको पैसा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। काय के लिए पैसा लगने वाला है? ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब ये पैसा आएगा कहां से? दैट इज द क्वेश्चन। ये पैसा आएगा कहां से? ठीक है। तो मैम अब ये पैसा आने के पहले जब कंपनी हमारी बनती है ना, जब कंपनी हमारी बनती है, अब सबको पता है कि कंपनी इज फॉर्म्ड थ्रू अ लीगल प्रोसेस, फॉर्म्ड थ्रू लीगल प्रोसेस। तो भाई कंपनी जब लीगल प्रोसेस से बनती है तो इसका जन्म तारीख फिक्स है और इसकी मरने की तारीख भी फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब तक तुम लीगल प्रोसीजर नहीं करोगे तब तक कंपनी मरती क्या? नहीं मरती। तो मेरे मालिक अगर उसकी जिंदगी का सब कुछ तय है तो उसको जिंदगी में कितना पैसा लगने वाला है ये भी तो तय होना चाहिए। जब आपकी कंपनी बनती है ना, जब आपकी कंपनी बनती है तो कंपनी बनने के टाइम पे आपको बताना होता है हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू रन कंपनी। कंपनी को रन करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है ये आपको कंपनी बनाने के टाइम पे ही बतानी है। मतलब फ्यूचरिस्टिक बात करनी है आपको कि कंपनी को इतना पैसा लगेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर मैम अगर फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगा तो? ज्यादा पैसा लगा तो उस टाइम पे अपन अल्टरेशन करेंगे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टर कर देंगे चीजें। पर अभी जब कंपनी बन रही है तब तुमको बताना पड़ेगा कि हमको कितना पैसा लगने वाला है। अब से फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी के लिए जो फाइनेंस रिक्वायर्ड था वो फाइनेंस रिक्वायर्ड था ₹10 लाख। क्या रिक्वायर्ड था? कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड था? ₹10 लाख। अब तुम दिल पे हाथ रख के बोलो ये फाइनेंस कौन डालेगा सबसे पहले? ये जो 10 लाख का फाइनेंस है जो आपको लगने वाला है उसमें सबसे पहले पैसा कौन डालेगा? मैम ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे पहले पैसा वो डालेगा जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिन्होंने क्या करी है? कंपनी बनाई है। अब दूसरी बार दिल पे हाथ रख के बताओ क्या 10 लाख रुपए ये तीनों के पास थे? अरे मैम इनके पास तो 10 रुपए के वांदे थे, 10 लाख रुपए थे क्या इनके पास में? नहीं थे। तो इन्होंने अपने पास जितना पैसा था उतना क्या करा? कंट्रीब्यूट करा। उतना इन्होंने क्या कर दिया? कंट्रीब्यूट कर दिया। इन्होंने
मनी कंट्रीब्यूट किया, जिसको बोला जाता है क्या, कैपिटल, जिसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पर कंपनी को चलाने के लिए जितना पैसा इन्होंने डाला दैट वाज नॉट सफिशिएंट। इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दिमाग लगाया कि भैया हमारे अलावा और भी तो लोग हैं इस दुनिया में जो हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। अरे लोन की बातें नहीं चल रही है यहाँ पे, ओनरशिप की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ओनरशिप की बात कर रहे हैं, लोन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, वो लोग कौन होते पता है आपको, कौन बोला मेंबर्स, कौन बोला मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं बेटा पैसा देने के बाद तुम मेंबर बनते हो, पैसा देने के पहले तुम क्या हो। इनके अलावा जो लोग पैसा देने वाले हैं वो है पब्लिक, आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी है उनको आईपीओ तो पता है क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होती है कि नई नई कंपनी है मार्केट में आई है, इनको पैसा क्या करना है, रेस करना है, तो ये पब्लिक को बताते हैं कि देखो हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, तो क्या तुम पैसा दोगे। और लोग देते भी क्यों है, उसके बदले कुछ तो मिलता है। तो भैया ये पब्लिक भी क्या करने वाली है, ये पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, अगेन कैपिटल देने वाली है, करेक्ट। अब कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, 10 लाख रुपए। ठीक है, प्रमोटर से और पब्लिक से अपने को 10 लाख रुपए आ गए, पर अब तुमको बदले में कुछ देना पड़ेगा। नाउ इट इज द टाइम ऑफ द कंपनी टू गिव समथिंग बैक टू देम। तो अब ना तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि 10 लाख रुपए देने थे, 10 लाख रुपए का कैपिटल कंपनी को लगने वाला था। सब लोगों ने अपने अपने पास जितना पैसा था उतना लाके दे दिया। ठीक है, अब ये 10 लाख में इन्होंने जो दिया वो क्या बन जाएगा, अरे भैया कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए है, उसमें ये राजू बाबू और शामू ने कुछ दिया, कॉमन पब्लिक ने कुछ दिया, मतलब इस 10 लाख रुपए में इन लोगों ने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। मतलब इस 10 लाख रुपए में ये पब्लिक का और प्रमोटर का क्या है, ये पब्लिक का और प्रमोटर का क्या है मैम, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हिस्सा। क्या है, पब्लिक का और प्रमोटर का क्या है, हिस्सा। और हिस्से को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, शेयर। हिस्से को क्या बोला जाता है, शेयर। दैट मीन्स कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए एक आदमी नहीं दे सकता, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और जब आप उसको हिस्सों में बांटते हो तो वो क्या बन जाता है, शेयर बन जाता है। मतलब कंपनी इनको रिवर्ट में क्या देने वाली है, मतलब इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, कंपनी इनको रिवर्ट में देने वाली है शेयर। कंपनी क्या देने वाली है, क्या देने वाली है कंपनी इनको, शेयर। समझ में आई बात, समझ में आई, द स्टोरी, होल स्टोरी इज अंडरस्टूड। अब जब कंपनी शेयर देगी, ठीक है, अब जब कंपनी शेयर देगी तो आपके शेयर का कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, आपके शेयर का क्या होना चाहिए, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल अपने को 10 लाख रुपए की नीड है, अपन क्या करने वाले हैं, इसके लिए इशू ऑफ शेयर्स, और शेयर की ईच शेयर वैल्यूज ₹10। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। मतलब आप जितना भी पैसा कंपनी के अंदर दोगे उसको 10 रुपए से अपन डिवाइड करेंगे, और जितने भी शेयर्स है उतने आपको मिल जाएंगे, उतने आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर को इशू करेगी। मतलब कंपनी का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है शेयर कैपिटल, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बन जाता है, इंडिविजुअल शेयर।
ये क्या बन जाता है, इंडिविजुअल शेयर्स। मतलब 10 लाख को अपन ने क्या करा है, छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करा है, तोड़ा है। अपन ने 10 लाख को क्या करा है, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा है। और द मोमेंट आप लोगों को शेयर मिल जाते हैं तो आप लोग क्या बन जाते हो भाई साहब, आप लोग बन जाते हो शेयर होल्डर्स। आप लोग क्या बन जाते हो, आप लोग बन जाते हो अब आप क्या बन गए हो, प्रमोटर से सीधा बन गए हो शेयर होल्डर्स। यहां पे भी सेम, शेयर होल्डर्स। ठीक है। और शेयर होल्डर्स बनने के बाद में जब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है तो आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो कंपनी के मेंबर। आप क्या बन जाते हो, कंपनी के मेंबर। यहां तक स्टोरी समझ में आई क्या, यहां तक स्टोरी समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं आपको नंबर्स के हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ कि किसको कितना शेयर मिला है, किसको क्या हुआ है। कंपनी में टोटल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, 10 लाख रिक्वायर्ड है। कंपनी का टोटल कैपिटल की मतलब कंपनी चलाने के लिए हमको टोटल ओवरऑल कितना पैसा लगने वाला है, 10 लाख रुपए। यहां पे मैंने 10 लाख लिए। रियल लाइफ में अगर आप आओगे तो 10 लाख करोड़ लगते हैं। और उतना पैसा कंपनी रेज भी कर लेती है लोगों से, लोगों को बोलती है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, लोग कर भी देते हैं इन्वेस्ट। ठीक है। तो भैया अभी मान के चलते कि अपने को कितना लगने वाला है, टोटल कैपिटल अपना कितना है, टोटल कैपिटल अपना है ₹10 लाख। ठीक है। 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10। मेरा आपसे सवाल है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे। शेयर को अभी के लिए आप समझ लो कि भैया एक सर्टिफिकेट है, वो बस एक सर्टिफिकेट है। तो एक सर्टिफिकेट की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो मुझे ऐसे कितने सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे कि मुझे 10 लाख रुपए रेज हो जाए। अरे समझ में आया क्या, 10 रुपए का एक सर्टिफिकेट। ठीक है। मतलब अगर मैं एक सर्टिफिकेट बेचूंगी तो मेरे को कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। पर मेरे को कितने रुपए चाहिए, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे को कितने सर्टिफिकेट बेचने पड़ेंगे मार्केट में, कितने सर्टिफिकेट बेचने पड़ेंगे। तो कंपनी के पास में टोटल कितने शेयर्स रहेंगे। मैम सीधा लॉजिक है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितने, 1 लाख शेयर्स। कितने, 1 लाख शेयर्स। अब अगर कोई चाहे तो कंपनी का एक शेयर भी ले सकता है 10 रुपए देके। अगर मेरे पास 10 रुपए तो मैं एक शेयर लूंगी। अगर मेरे पास 100 रुपए तो मैं कितने शेयर्स लूंगी, 10 शेयर्स लूंगी। तो जितना मेरे पास पैसा है, जितनी मेरी औकात है, उतना मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्या, यस। तो अब मैं आपको दूसरा मतलब इसी में से बताती हूँ कि अब आगे इशू कैसे हुआ होगा। तो अपने पास में पहले 3 प्रमोटर्स हैं, उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, और पब्लिक एट लार्ज है, उसमें से लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स में अपने पास है राजू भैया। राजू ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कंपनी के अंदर। क्या बात कर रहे हो मैम, राजू के पास इतना पैसा है। अरे राजू छुपा रुस्तम में रहे, उसके पास थे पैसे। ठीक है। राजू ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 2 लाख रुपए कंपनी में। शामू ने कितने इन्वेस्ट करे, शामू ने इन्वेस्ट करे 1 लाख, क्योंकि वो गरीब था, उसको बहन की शादी करवानी थी, तो शादी में पैसा उड़ गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बाबूराव गणपतराव आपटे, भाई साहब ये तो इतना बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इसने इन्वेस्ट करे हैं 3 लाख रुपए। ओ भाई साहब, अलग ही हो गया ना कुछ तो। अब ना मेरा आपसे सवाल है, राजू को कितने शेयर्स मिले होंगे कंपनी के अंदर, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। राजू को कितने शेयर्स मिले होंगे, लो कैलसी हाथ में। आई होप आप लोगों ने अच्छे कंपनी का कैलकुलेटर खरीद लिया होगा, करो ना। अरे भाई कैलकुलेटर है ही उसके लिए, उसके ऊपर कैलकुलेशन करने, करो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितने शेयर्स मिल गए मैम, राजू को मिल गए 20,000 शेयर्स। राजू को कितने शेयर्स मिल गए, 20,000 शेयर्स। शामू को कितने मिले, शामू को मिले मैम 10,000 शेयर्स। ओके। और बाबूराव गणपतराव आपटे को कितने मिल गए मैम, उसको मिल गए 30,000 शेयर्स। मतलब कंपनी के अंदर तीनों का कितना कितना हिस्सा दिख रहा है अभी आपको, बस बोलो तुम 2:1:3 का दिख रहा है। मैंने घर में घुस के मारना है तुमको, बाकी पब्लिक ने भी तो कुछ दिया है ना। तो चलो पब्लिक की बात कर लेते।
अभी मैं पब्लिक में से भी फॉर एग्जाम्पल तीन ही लोग लेती हूँ कि एक्स वाई जेड, तीन लोग हैं, ठीक है। एक्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं 10,000, वाई ने कंट्रीब्यूट किए हैं 50,000, जेड ने कंट्रीब्यूट किए हैं 30,000, सॉरी 20,000, और एक ले लेते हैं अपन ए, और ए ने कंट्रीब्यूट किए हैं अगेन 20,000। मुझे बताओ कितने कितने शेयर आएंगे? 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसके पास कितना शेयर आ गया? इसके पास कितना शेयर आ गया बताओ? अरे बताओ मैम, इसके पास में 1,000 शेयर्स आ गए, इसके पास में 5,000 शेयर्स आ गए, इसके पास में 2,000 शेयर्स आ गए, और इसके पास में भी कितने शेयर्स आ गए? 2,000 शेयर्स आ गए। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इन सब की टोटल करने के बाद में जितना इन्होंने पैसा दिया है सबने, क्या ये पूरी टोटल करने के बाद में 10 लाख रुपए बन रहे क्या तुम्हारे? अरे 10 लाख रुपए बन रहे क्या? करो, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, यहाँ पे कितने बन गए अपने? 6 लाख रुपए। मतलब प्रमोटर्स ने कितना पैसा डाला है? 6 लाख रुपए का डाला है। आम पब्लिक ने कितना डाला है? 10,000, 50,000, 60, 60 और 20 80, 80 और 20 कितना हो गया? 1 लाख। मतलब इन्होंने 6 लाख रुपए दिए और पब्लिक ने कितने दिए हैं? 1 लाख रुपए। पब्लिक ने कितने दिए हैं? 1 लाख रुपए। मतलब कंपनी ने अभी तक कितना पैसा जमा कर लिया है? मैम 10 लाख में से 7 लाख जमा कर लिया है। 10 लाख में से कितना जमा कर लिया है? 7 लाख जमा कर लिया है। और कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए? मैम यहां पर आ जाते अपने 60,000 शेयर्स, और यहां पे आ जाते हैं अपने 10,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने कैपिटल रेज किया है 7 लाख रुपीस का बाय इशूइंग 70,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने 70,000 शेयर इशू किए हैं फॉर ₹10, और कितना रेज किया है अमाउंट? 7 लाख रुपए। मतलब कंपनी के पास अभी भी 3 लाख का बफर है। कंपनी को लग रहा है कि भैया 7 लाख में अभी का काम तो हो जाएगा। अब ये 7 लाख मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी, बिजनेस को करूंगी, बिजनेस करने के बाद में कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगी, वो प्रॉफिट अगेन बिजनेस के अंदर आएगा, एंड द सर्कल गोज ऑन इन ऑन इन ऑन। तो भैया 7 लाख रुपए में अभी काम हो रहा है। जब फ्यूचर में अपने को 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब अपन वापस जाएंगे पब्लिक के पास फर्दर पब्लिक ऑफर लेके, और तब लोगों को बोलेंगे और 3 लाख रुपए की जरूरत है, पैसा दो। पब्लिक दे भी देगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक को कंपनी पे भरोसा है। और पब्लिक को कंपनी पे क्यों भरोसा है? क्योंकि कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 बैठा है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो भैया अगर मैं यहां पे लिख दूं कि कंपनी वॉन्ट्स ₹7 lakh, it issued 70,000 shares of ₹10 each। 10 रुपए का एक शेयर इशू करा, उसके बदले में अपने को पैसा मिल गया 7 लाख रुपए। क्लियर? यहां तक समझ में आया? सो दिस इज द एंटायर सिनारियो ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब होता है वन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंटायर कैपिटल, और यही छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के जब आप कैपिटल बनाओगे तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? शेयर कैपिटल। उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? शेयर कैपिटल। सिंपल। और अब ये मैं लिखने का टाइम आपको दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं फुल स्क्रीन करूंगी, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। नाउ माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज, जो मेरे को बहुत जोर से पूछना है, ठीक है, कि भैया कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी अपन ने चिल्ला चिल्ला के बोला सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको पैसे की जरूरत थी, और ये पैसा किसने दिया है? लोगों ने दिया है। ठीक है, लोगों ने पैसा किसको दिया है? कंपनी को दिया है। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी क्या ये लोगों के घर की जवाई है क्या? अरे ये जो कंपनी है, क्या ये लोग जो पैसा दे रहे हैं इनके घर का दामाद है क्या? कि अरे नहीं 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 नहीं, कंपनी है, कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऑब्वियसली नॉट। ये लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं विद द इंटेंशन कि कंपनी इनको प्रॉफिट कमा के देगी, पहली चीज। और दूसरा इंटेंशन है कि जिस दिन ये कंपनी बंद होगी हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा। ये लोग पैसा दो इंटेंशन से दे रहे हैं कंपनी को। प्रमोटर प्लस पब्लिक कंपनी को
पैसा दे रहे विथ एंड expectation that company will earn profit and give them, पहली चीज। और दूसरी चीज जो उनको एक्सपेक्टेड है कि when company will डिसॉल्व होने का मतलब होता है बंद होना, when company will dissolve, money will be returned। जिस दिन कंपनी डिसॉल्व होंगी उस दिन अपने को क्या मिल जाएगा, हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन किससे है, ये एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। ये एक्सपेक्टेशन किससे है, कंपनी से। किससे है, कंपनी से। तो अब मेरा आपसे ये एक सवाल है कि ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, क्या ये कंपनी का असेट है या ये कंपनी की लाइबिलिटी है। ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, ये पैसा कंपनी का असेट है या कंपनी की लाइबिलिटी है। फटाफट जवाब देंगे। कंपनी की असेट है या कंपनी की लाइबिलिटी है, बोलो। मैम ये कंपनी की लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 100 साल बाद हमें ये पैसा रिटर्न करना है। और अगर हम ये पैसा रिटर्न आज नहीं कर रहे तो अपने को प्रॉफिट तो कमा के देना ही है ना मैम। तो हमारे ऊपर तो लाइबिलिटी है कि हमें तो ये चीज करनी ही है। तो भैया ये जो पैसा लोग दे रहे हैं ये क्या बन जाता है मैम, ये बन जाता है लाइबिलिटी फॉर कंपनी। इसकी लाइबिलिटी हो जाती है, ये कंपनी की लाइबिलिटी हो जाती है। और ये आपको कौन से साइड में दिखती है, ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखती है। बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखती है, लाइबिलिटी के साइड में दिखती है। ऑल्दो शेयर होल्डर्स आर नॉट द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, shareholders are not creditors of the company, but still company is in obligation to return the money to the shareholder। आज नहीं देना है। देखो क्रेडिटर का कैसा होता है, क्रेडिटर का सीन होता है कि 2 महीने के अंदर पैसा रिटर्न करने का। अगर बैंक आपको कोई लोन दे रही है तो 2 महीने के अंदर अंदर बैंक आपको बोलेगी बेटा पैसा रिटर्न कर। तूने बहुत ऐसे चमेली के झाड़ देख लिए, अब तू पैसा वापस कर। पर शेयर होल्डर ऐसा नहीं बोलेगा। शेयर होल्डर बोलेगा बेटा तू पैसा लेके जा, पर जिस दिन तू मरेगा उस दिन पैसा रिटर्न कर। और उस दिन पैसा रिटर्न होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि उस दिन पैसा है कि नहीं है। पर ऑब्लिगेशन तो है ना भैया, मतलब अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो दैट इज योर ऑब्लिगेशन। एंड हर ऑब्लिगेशन को हम लोग हमारे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। इसीलिए ये कहां पर दिखता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखता है। कहां दिखता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखता है। एम आई क्लियर विद दिस? कोई डाउट किसी को यहां पर? सो भैया दिस वाज योर एंटायर शेयर एंड शेयर कैपिटल का मीनिंग। शेयर एंड शेयर कैपिटल का मीनिंग, जहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि शेयर इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। शेयर इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्लियर? चलिए अब मैं फुल स्क्रीन कर रही हूं, आपको फटाफट से ये लिखना है। पहली चीज आपको क्लास में लिखना है, ठीक है। लेक्चर को पॉज करो, मैं आपको लेक्चर को पॉज करने के लिए भी टाइम दूंगी। लेक्चर को पॉज करना है, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। दूसरी चीज, मैम क्या ये आप हमको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर सकते क्या, जैसे आप लॉ में प्रोवाइड करते हो? तो भैया मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी, एक ड्राइव की लिंक रहेगी, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाउ टू गेट नोट्स, राइट इन क्लास। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम भी कर रहे, जॉब भी कर रहे, लिखना नहीं होता है, क्लास के साथ में नहीं होता है, नहीं हम लोग कर पाते, ऑफिस में देखते हैं मैम लेक्चर। उन लोगों के लिए आप जब लेक्चर परचेस करोगे तो आपको मेरा नंबर दिया जाता है। वेन एवर यू आर परचेसिंग कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का लेक्चर, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ऊपर आपके डाउट सॉल्व करते हैं। आपको मुझे करना है मैसेज, कॉर्पोरेट अकाउंट्स क्लास नोट्स, बस इतना ही मैसेज आपको करना है विथ योर नेम। नेम बताना है और परचेस कब किया था, परचेस डेट,
परचेस डेट या परचेस मंथ भी बता दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये मैसेज आपका नाम और परचेस डेट इस फॉर्मेट में आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर क्लास नोट्स और आपके जो सॉल्यूशंस है जो हम लोग अभी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मतलब ये आपके पास में फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, आप जब चाहो तब इसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। क्लियर है बॉस? चलो, बट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज डायरेक्टली जंप मत करो पीडीएफ्स के ऊपर, पहले आपको इधर लिखने का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर? चलिए मैं ये आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, फुल स्क्रीन कर देती हूँ। चलिए, आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे ये सारी चीजें देखकर लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे लिखोगे तभी ये आपको क्लियर दिखेगा, अगर आप मोबाइल में लिखोगे तब शायद आपको चीजें क्लियरली ना दिखे। चलिए जी, हम लोगों ने शेयर एंड शेयर कैपिटल का कंसेप्ट समझ लिया कि भैया शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, और सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज अपने को समझ में आ गई कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही शेयर को कलेक्ट करके शेयर कैपिटल बनता है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मतलब क्या हो गया, पूरा कंसोलिडेटेड फंड हो गया, और आपका शेयर क्या हो गया, उसका एक टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। क्लियर? एक बार फटाफट थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं इसको यहां से। तो भैया शेयर का मतलब क्या बोला गया है? शेयर का मतलब है शेयर इज अ यूनिट, शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। ओनरशिप इन द कंपनी क्यों बोला गया है यहाँ पर? क्योंकि कंपनी में जितना पैसा लगा है उतने पैसे में आपका एक हिस्सा है, इसीलिए बोला गया है कि आपके पास में कंपनी के ओनरशिप का एक हिस्सा है। यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिस्सा। तो शेयर का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ ओनरशिप। एमसीक्यू आ सकता है कि डैश इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, शेयर कैपिटल टिक करके मत आना, शेयर्स टिक करके आना। दैट गिव्स द होल्डर, होल्डर मतलब जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं, मतलब जिसने कंपनी में पैसा डाला है और पैसे के बदले में जिसको शेयर मिले हैं, वो शेयर जिसके पास में है उसको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं कंपनी के अंदर? वोटिंग राइट मिल जाता है। वोटिंग राइट मतलब अरे भाई अगर मेरी ओनरशिप है तो कंपनी के सारे डिसीजंस में मेरा हाथ होना चाहिए, और ये डिसीजन में मेरा हाथ डालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट्स। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, अगेन ये लॉ का पार्ट है बट स्टिल कंपनी से रिलेट करता है तो बताना जरूरी है कि कंपनी के अंदर जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो एक मीटिंग की जाती है, और उस मीटिंग में जितनी मेजॉरिटी लोग जिस चीज को सपोर्ट करते हैं वो चीज को ही आगे बढ़ाया जाता है। तो वो सपोर्ट करने के लिए आपको लगता है वोटिंग राइट, और वो वोटिंग राइट आपको तब मिलता है जब आप कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हो या कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो। क्लियर? फिर उसके बाद में यही शेयर आपको क्या देता है? कंपनी में प्रॉफिट का शेयर भी देता है, मतलब डिविडेंड का क्या देता है? हक देता है। डिविडेंड का मतलब क्या है कि कंपनी ने जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाया है उसको हिस्सों में बांटा जाएगा, और आपके नाम पे जितना प्रपोर्शन है उतने प्रपोर्शनेट डिविडेंड आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है, सॉरी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और आपने अभी तक 5 रुपया ही पे करा है, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? सिर्फ ऊपर के 5 रुपए की रहेगी। आपको पूरे कंपनी के डेट्स के लिए पेमेंट करना है क्या? नहीं करना है। आपका अमाउंट सिर्फ उतने परसेंट के लिए सीमित हो जाता है जितना पैसा अनपेड है। क्लियर? फिर उसके बाद में फ्रीडम टू ट्रांसफर ओनरशिप। क्या ये ओनरशिप में किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ लीगल प्रूफ ऑफ स्टेक इन कंपनी। हाँ भैया, अगर मैं बोल रही हूँ कंपनी में मेरा हिस्सा है तो इसका क्या प्रूफ है? तो ये शेयर ही उस चीज का हिस्सा प्रूफ है कि कंपनी में मेरा भी हिस्सा है, भले ही छोटा सा, भले ही एकदम 10 रुपए का क्यों ना हो, पर मेरा कंपनी में हिस्सा है। क्लियर? तो दिस वाज शेयर्स, ये बात आ गई शेयर की। अब बात करते हैं किसकी? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी का परमानेंट ओन्ड कैपिटल है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। परमानेंट का मतलब क्या होता है? ये कैपिटल तब तक रहेगा जब तक कंपनी रहेगी। परमानेंट का मतलब क्या होता है? ये कैपिटल तब तक रहेगा जब तक कंपनी रहेगी, मतलब जिस दिन ये कंपनी डिसॉल्व होंगी उसी दिन ये कैपिटल गायब होगा, मतलब तब तक ये कैपिटल रहेगा। तो इसको मैं परमानेंट ही बोलूंगी कि ये कैपिटल मेरे होने से शुरू हुआ है और मेरे खत्म होने पे ही खत्म होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल का
का मतलब क्या है कि ये कंपनी का खुद का कैपिटल है, ये कहीं उधार से मांगकर नहीं लाया है, ये कंपनी का खुद का कैपिटल है। अब आपके दिमाग में अगेन यही सवाल आएगा कि अगर मैम ये कंपनी का ओन्ड कैपिटल है तो इसको लायबिलिटी में क्यों दिखाते? क्योंकि मेरे प्यारे मुन्ना, जिस दिन कंपनी बंद होगी, जहां से पैसे आए वहां पे पैसे वापस देने पड़ेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। तुम लोग पैदा हुए, अब पैदा होते से तो तुमने पैसे कमाना शुरू नहीं किया होगा ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया। क्या तुम्हारे माँ बाप कभी तुमसे वो पैसा वापस मांगने वाले हैं? नहीं मांगने वाले। पर ये तुम्हारी लायबिलिटी है कि उन माँ बाप के लिए जब उनको जरूरत है तब तुम वो हर चीज करो जो उन्होंने तुम्हारे लिए करी है, राइट? तो भैया ये तुम्हारी क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएंगी ना। ऑल्दो कंपनी का ओन्ड कैपिटल है, बट स्टिल इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, स्टिल इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। समझ में आया? हम लोग शेयर होल्डर्स को क्रेडिटर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल दिया है वो कंपनी का खुद का कैपिटल है। पर अगेन कैपिटल को तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, आज नहीं करेंगे पर कभी तो करेंगे जीवन में। तो ये परमानेंट होने की वजह से जिस दिन कंपनी डिसॉल्व होंगी उस दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? पैसा रीपे करने वाले हैं। कैसे इशू होता है शेयर कैपिटल, सॉरी कैसे रेज होता है शेयर कैपिटल, मतलब कैसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं? बाय इशू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बहुत सारे टाइप के शेयर्स होते हैं, अभी अपन देखेंगे। अभी जब मैं आपको अभी शेयर्स के बारे में बताऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग ने ऑलरेडी जवाब भी दे दिया होगा कि कितने टाइप के शेयर्स अवेलेबल होते हैं। फिर इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से साइड में रिकॉर्ड किया जाता है वो भी लिख लेंगे कि मैम इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन द कंपनी। ये कैपिटल आपको क्या बताता है? ओनरशिप और कंट्रोल बताता है। क्लियर? समझ आई बात? शेयर एंड शेयर कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मेरे प्यारे मुन्ना, दो कंसेप्ट अलग अलग है, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ द शेयर्स दैट आर इशूड। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ शेयर्स दैट आर इशू। तो ये जो बंडल है ना, इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड। ये जो बंडल है ना, पूरे शेयर्स का मिला के जो बंडल बन रहा है, इसको भी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है, वो ही अपने को अभी पढ़ना है। क्लियर? एक बार बुक में आ जाइए, आपके जो नोट्स है उसमें आ जाइए फटाफट से, ठीक है। आप लोगों के पास में ये नोट्स अवेलेबल होंगी। फिर एक बात बता देती हूँ कि ये जो पीडीएफ है ये आपको कैसे मिलेगी। अगर आपने कोर्स को परचेस कर रखा है तो आपको जो कोर्स अलॉट हुआ होगा वहां पे पीडीएफ सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। दिस पीडीएफ इज फ्रीली प्रिंटेबल, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट की है तो बुक आपके घर पे पहुंचेगी। अब ये बैच ऑन गोइंग है, तो जब ये बैच ऑलमोस्ट 75% हो जाएगी तब पूरी बुक रेडी हो जाएगी, तो आपको वो डिस्पैच हो जाएगी। टिल देन आपको ऑडिट की बुक्स मिल जाएगी, आप ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो, मतलब अभी तक आप कंफ्यूज हो परचेस करना है नहीं करना है, तो ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर? ओके। उसके बाद में चैप्टर 1 में आप आओगे तो यहाँ पे आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में चीजें दी गई है। ये सब अपन ने अभी तक कवर कर लिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। शेयर एंड शेयर कैपिटल को समझना है कि भैया शेयर्स क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ द कैपिटल होता है, ओनरशिप होता है, मीनिंग ऑफ शेयर बताया गया है, इसकी लीगल डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कि भैया बताओ शेयर का मीनिंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है, शेयर का मीनिंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद में शेयर्स के फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं अपन कि भैया इट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखवाई है, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखवाई है कि इट इज अ यूनिट, लगे तो आप इसके ऊपर लिख दो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। फिर उसके बाद में ईच शेयर हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि 10 रुपए का एक शेयर है तो उसकी एक क्या है? स्पेसिफिक वैल्यू है। उसको, उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? उस वैल्यू को अपन बोलते हैं फेस वैल्यू। उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। शेयर्स आर स्पेसिफिक सीरीज मस्ट हैव द सेम फेस वैल्यू। अगर मेरी एक सीरीज चल रही है, ठीक है, तो उसके जो वैल्यू है वो 10 रुपए ही रहेगी। मतलब 10 रुपए मैंने एग्जाम्पल लिया है, बट इट विल बी द सेम फेस वैल्यू। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनली पार्शियल ओनरशिप ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी। एक चीज समझना है कि आपका जो शेयर है
वो शेयर कैपिटल में पार्शियल ओनरशिप आपको दिखाता है, मतलब पूरा का पूरा शेयर कैपिटल आपका है क्या? नहीं, शेयर कैपिटल का एक पार्ट आपके पास में, इसीलिए कौन सा ओनरशिप हो जाता है? पार्शियल ओनरशिप हो जाता है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कि भैया शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द पार्शियल ओनरशिप ऑफ द शेयर कैपिटल। फिर शेयर आर ट्रांसफरेबल एंड देयर बाय एंश्योर परपेचुअल सक्सेशन ऑफ द कंपनी। अब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसीलिए तो कंपनी चलते रहती है ना। आपने कंपनी के बारे में एक चीज सुनी होगी, दैट कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी स्टेज अलाइव। वो कैसे अलाइव रहती है? क्योंकि ये एक शेयर अगर किसी एक व्यक्ति के पास में, वो अगर मर जाता है तो वो ये शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति के पास में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। इसीलिए शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होने की वजह से कंपनी परपेचुअली चलते रहती है। फिर उसके बाद में ईच शेयर हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर का अपना एक नंबर होता है जो कि आपको शेयर सर्टिफिकेट पे दिख जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ शेयर्स वगैरह के लिए रुक जाइए, नीचे नीचे आ जाइए। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी के बारे में यहाँ बताया गया है, फटाफट से वहां आ जाइए क्योंकि वही अपन अभी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मींस कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल जमा किया जाएगा उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। अगेन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कि बताओ मेरे प्यारे मुन्ना, शेयर कैपिटल कैसे बनता है? तो शेयर कैपिटल बनता है इशू ऑफ शेयर्स करके। क्लियर? फिर उसके बाद में इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर अगेन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कंपनीज नेटवर्थ और इक्विटी। कंपनी के नेटवर्थ का क्या है? ये पार्ट है। अब ये नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है, क्या नहीं होता है, ये जब जरूरत रहेगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ और इक्विटी ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनर्स फंड। और हमारा शेयर कैपिटल ये ओनर फंड का हिस्सा होता है क्या? यस। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल टू बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट। अब ये चीज अपने को पढ़नी है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, क्या बोला जाता है इसको? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगेन मेरे प्यारे मुन्ना, टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ रहे अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, मतलब सारे शेयर्स को क्लब करने के बाद कितने टाइप का कैपिटल बनता है? तो सबसे पहला कैपिटल बनता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल बनता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि भैया इट इज द शेयर कैपिटल द कंपनी इज परमिटेड टू इशू। आपको अगर मैं वापस मेरी स्टोरी पर लेकर जाऊं, आ जाओ एक बार। ये स्टोरी में देखो, कंपनी ने कितना बोला था, उनको कितना कैपिटल लगने वाला है? 10 लाख रुपए का कैपिटल लगने वाला है। मतलब कंपनी के पास में कितना अधिकार है कैपिटल को रेज करने का, शेयर्स को इशू करने का? 10 लाख रुपए के शेयर इशू करने का अथॉरिटी, शेयर इशू करने का राइट किसके पास में है? हमारी कंपनी के पास में है। दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज अलाउड बाय द कंपनी टू बी इशूड। कि भैया कंपनी कितना कैपिटल लोगों से ले सकती है, कितना पैसा लोगों से ले सकती है? तो 10 लाख रुपए तक का ले सकती है। उसके ऊपर ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। आपके पास में कितना पैसा उठाने की अथॉरिटी है? सिर्फ 10 लाख रुपए। दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब आप ये पूछेंगे कि मैम कहां से पता चलता है कि कितनी अथॉरिटी है कंपनी के पास में? तो मेरे प्यारे मुन्ना, जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, जैसे नाम क्या रहेगा कंपनी का, कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी कहां पे स्थापित होगी और कंपनी में कितना कैपिटल रहेगा। उस कैपिटल वाले हिस्से में आपको बताना है कि कंपनी कितना कैपिटल रेज करेगी। क्या कंपनी 10 लाख रुपए का कैपिटल रेज करेगी, 20 लाख का करेगी, 30 लाख का करेगी? जितना भी कंपनी को करना है उतना कंपनी वहां पे शेयर कैपिटल डाल देगी। And that capital which is mentioned in the memorandum of association, that capital becomes your authorized share capital। मतलब इतना ही कैपिटल कंपनी लोगों से जमा कर सकती है। कंपनी लोगों से पैसा इतना ही ले सकती है बाय द इशू ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी सिर्फ इतने वैल्यू के शेयर्स इशू कर सकती है। क्लियर?
that is called as the authorized share capital. It is the amount of share capital that the company is permitted to use. It is mentioned in the capital clause of the memorandum of association of the company. Authorized capital is also known as nominal capital. MCQ important कि nominal capital को क्या बोलते हैं, तो authorized share capital. authorized share capital को क्या बोलते हैं, तो nominal share capital. क्लियर? उसके बाद में अब कंपनी ने, अब मैं एग्जांपल लेके ही चलती हूँ यहाँ पे, अब इतना बात हो ही रहा है तो ठीक है। एक कंपनी बनी, कंपनी के एमओए में लिखा था कि भैया हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना रहेगा, तो 10 लाख रुपए का रहेगा। 10 लाख रुपए का क्या रहेगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल रहेगा। मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, अगर कंपनी को इशू करने हैं शेयर्स तो वो कितने रुपए के इशू कर सकती है, 10 लाख रुपए तक के कर सकती है। पर कंपनी क्या बोलती है कि भैया अपन ना लोगों को सिर्फ 8 लाख, मतलब अपने एग्जांपल में 7 लाख रुपए थे, अपन लोगों से कितना पैसा मंगाएंगे, सिर्फ 7 लाख रुपए मंगाएंगे। मतलब अपने को अभी कितने की जरूरत है, 7 लाख की। टोटल कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, बट अभी इस पॉइंट पे कंपनी को शुरू करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए मुझे जरूरत है 7 लाख रुपए की, और मेरे को पब्लिक से 7 लाख रुपए चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 7 लाख रुपए के शेयर्स को मार्केट में इशू करूंगी। मैं क्या करूंगी, 7 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू करूंगी। उसको क्या बोलते हैं अपन, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। सुनो, ऑथोराइज्ड का मतलब है कि कंपनी इतना ऑफर कर सकती है, इशूड का मतलब है कंपनी ने इतना ऑफर किया है। ठीक है, अब कंपनी ने 7 लाख रुपए के लिए मार्केट में ये फैला दी कि भैया हमको 7 लाख रुपए के लिए रुपए की जरूरत है, 7 लाख रुपए के शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या पब्लिक पूरे 7 लाख रुपए के लिए शेयर्स सब्सक्राइब करेंगी क्या? अरे जरूरी थोड़ी है कि 7 लाख रुपए के लिए पूरे ही इशू होंगे। कभी 7 लाख रुपए के लिए हो सकते हैं, कभी 7 लाख से ज्यादा हो सकते हैं, कभी 7 लाख से कम भी हो सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे अपन कितने 1 लाख शेयर्स करने वाले थे इशू, यहाँ 1 लाख शेयर्स, और अपन ने इशू कितने करे हैं, 70,000 शेयर्स पब्लिक को। अपन ने ऑफर करे पब्लिक को कि भैया हम लोग 70,000 शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। कितने शेयर्स बेच रहे हैं मार्केट में, 70,000 शेयर्स मार्केट में बेचने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पब्लिक पूरे 70,000 शेयर्स खरीदेगी क्या? जरूरी नहीं है मैम, कभी 70,000 से ज्यादा लोग अप्लाई कर देंगे, कभी 70,000 से कम करेंगे। तो बेटा से फॉर एग्जांपल 70,000 के तुमने ऑफर किए, पर लोगों ने सब्सक्राइब करे सिर्फ 50,000 शेयर। 50,000 शेयर सब्सक्राइब करे मतलब 5 लाख रुपए के लिए ही शेयर्स को सब्सक्राइब किया। उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये 50,000 शेयर कितने रुपए के हैं, 10 रुपए ईच है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है पता है आपको, कंपनी क्या करती है, पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाती, कंपनी पार्ट में पैसा मंगाती है कि भैया अभी तुम 2 रुपए दे दो, बाद में 3 रुपए दे देना, बाद में बचे हुए 5 रुपए दे देना। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपकी कैपिटल को कॉल करती है। से फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर 10 रुपए के इशू किए, कंपनी बोल रही है अभी आप क्या करिए, सिर्फ 5 रुपए पे कीजिए। मतलब 50,000 शेयर के लिए 5 रुपए पे करना मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 2.5 लाख। कितने रुपए हो जाएंगे, 2.5 लाख। तो ये वाला जो 2.5 लाख है इसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा मार्केट से मंगवाया जा रहा है, बात को समझो, तीनों चीजें अलग है। जितनी चीजें अभी तक पढ़ी है सब एक दूसरे से अलग है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी इतना पैसा रेस कर सकती है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। पर कंपनी ने इशू कितने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 70,000 इशू किए हैं। अब तुमने 70,000 शेयर मार्केट में बेचने के लिए रखे, जरूरी थोड़ी है कि पूरे 70,000 बिकेंगे, 50,000 शेयर्स ही बिके। और जब 50,000 शेयर बिके ना, तो तुमने लोगों को क्या बोला कि भैया 10 रुपए का एक शेयर है, तुम पूरा पैसा अभी मत दो, तुम अभी मेरे को सिर्फ 5 रुपया दो। तो ये जो 5 रुपया है इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। पर ये इंडिया है मेरी जान, तुमने 5 रुपए मंगाए, लोग 5 रुपए पे नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे मेरे पास में अभी 2 रुपया है, मेरे पास में अभी 3 रुपया है।
हम उतना ही पे कर सकते हैं, और लोगों ने आपको पे किया है 3 रुपए के हिसाब से। तो 50,000 पे अगर आपको 3 रुपए आ रहे हैं तो कितने रुपए आ रहे हैं आपको? 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए आ रहे हैं? 1.5 लाख रुपए। ये जो 1.5 लाख रुपए होता है इसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? पेड अप कैपिटल। और यही कैपिटल आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मैटर करता है। प्रेजेंटेशन वाइज ये सारे कैपिटल आपको दिखते हैं, पर मैटर कौन सा कैपिटल करता है? पेड अप कैपिटल मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेट लाइबिलिटी टू पे बैक इज दिस, कि सामने वाले ने मेरे को जितना पैसा दिया है उतना मेरे को उसको रीपे करना है। और इस पेड अप शेयर कैपिटल का और एक महत्व होता है, सुनो मेरी बात, कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। अभी तक कितना रुपया पे हो गया है? 7 रुपया पे हो गया है। मेरा आपसे सवाल है, अब जो हमारा शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए पे हो चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी रहेगी? तो मैम उसकी लाइबिलिटी रहेगी 7 रुपए की। मतलब अगर कल को कंपनी ये होती है, क्या बोला मैंने, एक बार वापस आपको अच्छे से बताती हूँ, कि भैया 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए पे हो चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, मेंबर की लाइबिलिटी कितनी रहेगी? मेंबर अब कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा पेमेंट करने के लिए? 7 रुपए। मेंबर कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा? 7 रुपए। लेकिन अगर मैं एट द सेम टाइम कंपनी के लाइबिलिटी की बात करूं, कि अगर रीपेमेंट करने की बारी आ गई, रीपेमेंट करने की बारी आ गई, तो कंपनी कितने रुपए के लिए लायबल रहेगा? कंपनी सिर्फ 3 रुपए के लिए लायबल रहेगा पर पर्सन। मतलब 1.5 लाख रुपए के लिए कंपनी लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने 1.5 लाख रुपए ही पे किया है। तो मेरे को अगर रीपे करने की बारी है तो मैं कितना पे करूंगा उसको? 1.5 लाख रुपए। तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में पूरे पैसे मंगा ले। अरे तुम मंगाओ ना, तो उसके लिए लायबल कौन है? मेंबर लायबल है। उसके लिए 7 रुपए के लिए मेंबर लायबल है। जिस दिन ये 10 रुपए पूरे आ जाएंगे तो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? इफ फुल अमाउंट डिमांडेड, ठीक है, तो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 रुपए। पेड अप शेयर कैपिटल 10 रुपए, मतलब ये 1.5 लाख के सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? 5 लाख रुपए। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। समझ में आया? समझ में आया? तो भैया हमारा जो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है दैट इज द नॉमिनल कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब जो हमने लोगों को ऑफर किया है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा हमने मंगवाया है। पेड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा सामने वाले ने पे किया है। और अल्टीमेट लाइबिलिटी डिसाइड करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? पेड अप कैपिटल का। अल्टीमेट लाइबिलिटी डिसाइड करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? पेड अप कैपिटल का। क्लियर? चलो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। आ जाइए बुक के अंदर। एक काम करिए, पहले शेयर वर्सेस शेयर कैपिटल लिख लो, है ना, या फिर एक काम करो, पहले मेरे को लिखने दो, पूरा एक चार्ट बनने दो, उसके बाद में तुम लिख लेना। क्लियर? आ जाओ। अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। सबसे पहला टाइप क्या है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? एससी का मतलब होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल परमिटेड टू कंपनी टू इशू टू पब्लिक mentioned in एक सेकेंड, mentioned in capital clause of MOA, also called as
नॉमिनल कैपिटल। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा कैपिटल आ जाता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल, जिसका मतलब होता है पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे एक समझो कि यहाँ पे परमिटेड है कि इतना कर सकते हो, यहाँ पे ऑफर्ड है कि आपने ये क्या करा है, ऑफर करा है। क्लियर? अब इसी इशूड कैपिटल से लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। और इसी सब्सक्राइब कैपिटल से अपन क्या करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड के नीचे लिखना है एप्लीकेशंस आए हैं कि भैया लोग इच्छुक है आपके कंपनी के शेयर्स को परचेस करने के लिए। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि वहां से आपको क्या करना है, पेमेंट मंगवाया गया है। और कॉल्ड अप से अपने को क्या मिलने वाला है, कॉल्ड अप से अपने को मिलने वाला है पेड अप कैपिटल। व्हाट डज दैट मीन, called up capital that is actually paid, which is actually paid। सही है। अब इन सब के अलावा अभी तक कितने टाइप पढ़ लिए अपन ने, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप। अब बहुत सी बार क्या होता है पता है क्या, कि यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कंपनी ने कितने रुपए कॉल्ड अप किए थे, कंपनी ने कितना कॉल अप किया था, 5 रुपए। अभी मान के चलते हैं कि लोगों ने पेड अप में 5 रुपए ही पे करे, मान के चलते हैं ठीक है, कि लोगों ने 5 रुपए ही पे करे, मतलब 2.5 लाख का कैपिटल आपके पास में है, लोगों ने कितना पे करा, 5 रुपए पे किया। अब लोगों से मेंबर कितने रुपए के लिए लायबल है, मेंबर लायबल कितने रुपए के लिए है, 5 रुपए के लिए है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए पे हो चुके हैं, तो मेंबर कितने रुपए के लिए लायबल है, मेंबर आर लायबल फॉर 5 रुपीज। ठीक है, अब फ्यूचर में जब वापस से इनको जरूरत पड़ेगी ना, तो ये वापस से क्या करेंगे, कॉल अप करेंगे, वापस से क्या करेंगे, कॉल अप करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने कितना रुपया कॉल किया, इस बार इन्होंने सिर्फ 3 रुपए कॉल किए, 3 रुपए कॉल किए, मतलब अब कितने रुपए मंगा रहे ये लोग, 1.5 लाख रुपए मंगा रहे, पेड अप भी उतने ही हो गए। ठीक है, लोगों ने 3 रुपया पे कर दिया, कितना हो गया, 1.5 लाख। अब मेरा आपसे बहुत दिमाग वाला सवाल है, मेरे को बताओ कंपनी का लाइबिलिटी कितना है, कंपनी लायबल
टू पे, मेंबर्स को पे करने के लिए कंपनी कितना लायबल है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा, मेंबर्स लायबल टू पे, मेंबर्स कितने रुपए के लिए लायबल है और कंपनी कितने रुपए के लिए लायबल है। मेरे को बताओ मेरा पेड अप शेयर कैपिटल अब कितना हो चुका है, पहले 5 रुपए आ गया था, अभी 3 रुपए आ गया है, टोटल कितना हो गया है 8 रुपया। मतलब कल को अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो मुझे हर उस शेयर होल्डर को कितना रुपया रीपे करना है, कंपनी को कितना रुपया रीपे करना है, 8 रुपया रीपे करना है, 8 रुपया क्या करना है, रीपे करना है। और अगर कंपनी को जरूरत आन पड़ी तो कंपनी हमसे पैसा मंगवा सकता है क्या, बिल्कुल मंगवा सकता है। कितना, 2 रुपया, कितना, 2 रुपया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो अब मेरे प्यारे मुन्ना मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी का कितना अनकॉल्ड शेयर्स है, कितना पैसा अनकॉल्ड है, मतलब कंपनी अभी नहीं मंगवा रही है लोगों से, 2 रुपया। अरे भैया अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, अनपेड अलग हो जाता है। अनपेड का मतलब है कि आपने मंगवाए पैसे पर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, आपने सामने वाले से पैसा मंगवाया लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं अनपेड। मैं बात कर रही हूं अनकॉल्ड की। अनकॉल्ड का मतलब होता है कि आपने पैसा मंगवाया ही नहीं है जज साहब, आपने पैसा मंगवाया नहीं है, ठीक है, तो अनकॉल्ड है। तो भैया इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड कैपिटल। बहुत से केसेस में क्या होता है कि कंपनी पैसा रिजर्व करके रखती है। मेंबर की लाइबिलिटी अभी 2 रुपए की है, तो कंपनी का क्या बोलना रहता है कि ये 2 रुपए मैं सामने वाले से कभी भी मंगा सकता हूँ, जब मेरी कंपनी चल रही है मैं तब भी मंगवा सकता हूँ और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन भी मंगवा सकता हूँ। कंपनी के रिपेमेंट के पहले मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है कंपनी को पैसा देने की। ये बात समझो, एक बहुत तुमको मैं जीवन भर का सार दे रही हूँ एक ही इसमें, कि कंपनी मेंबर्स को रीपे करे उसके पहले मेंबर्स को कंपनी को पूरा पैसा देना पड़ता है। तो अभी कंपनी डिसॉल्व होने में आ गई है और अभी क्रेडिटर को पैसा पे करने का है। क्रेडिटर को पैसा पे करने के लिए कंपनी के पास में पैसा पड़ गया कम और अपने को अभी और पैसे की जरूरत है, तो हम पर शेयर होल्डर कितना रुपया मंगा सकते हैं, 2 रुपया मंगा सकते हैं। मैम ये तो फिर लाइबिलिटी में घोल हो गया। कैसे घोल हो गया, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू 2 रुपीज। मेंबर की लाइबिलिटी कितने रुपए के लिए लिमिटेड है, 2 रुपए के लिए लिमिटेड है। कोई टेंशन की बात है क्या भाई इसके अंदर, नहीं कोई टेंशन की बात है, नहीं, सिंपल, क्लियर। तो इसको बोलते हैं क्या, रिजर्व्ड कैपिटल। तो हमारा जो 5वां प्रकार होने वाला है कैपिटल का, रिजर्व्ड शेयर कैपिटल। पोर्शन ऑफ uncalled capital that is called up only at event of dissolution, only at the event of dissolution. So these are the types of share capital, these are the types of share capital, ठीक है। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स। और अब अपने को किसके बारे में भर भर के बातें करनी है, अब अपने को शेयर्स के बारे में भर भर के बातें करनी है। तो शेयर्स के बारे में अपने को क्या क्या समझना है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाउ आर शेयर्स issued, how are shares issued। अब ये पढ़ने के बाद में अपने को पढ़ना है सेकंड क्वेश्चन हमारा, मतलब हाउ आर शेयर इशूड के बाद में हाउ इज, सॉरी, व्हाट
इज द इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है, फिर उसके बाद में अपने को समझना है कि ये जो इशू प्राइस है, हाउ इज इशू प्राइस कैलकुलेटेड। इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है वो अपने को समझना है, और हाउ मनी इज कलेक्टेड, लोगों से पैसा कलेक्ट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चंस अपने को अभी समझने हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग इतने महारथी हो लॉ के, कंपनी के, मुझे एक बात बताइए, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर? ब्रह्मांड के किसी भी कंपनी को अगर मैं उठा के देख लूं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर इन अ कंपनी? फटाफट से कमेंट करके बताओ, आप लोगों के पास में कमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी? जो पहले पढ़ा था वो शेयर कैपिटल था मेरे मुन्ना, जो कि पूरे शेयर्स के बारे में बात कर रहा था, पूरे क्लब करके। अभी मैं बात कर रही हूँ एक एक शेयर की। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल इशूड इन अ कंपनी? मैम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। द फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। एंड अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है क्या? प्रेफरेंस शेयर। पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। नाम से ही समझ में आ रहा है ये वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। प्रेफरेंस शेयर का सिंपल मतलब है कि ये वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर कंपनी में ही दो प्रकार के शेयर्स इशू किए जाते हैं तो प्रेफरेंस किसके ऊपर मिलता है इनको? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर के ऊपर मिलता है। किनके ऊपर इनको प्रेफरेंस मिलता है? इक्विटी शेयर के ऊपर इनको क्या मिलता है? प्रेफरेंस मिलता है। दीज टाइप्स ऑफ शेयर गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। अब मेरा आपसे और एक सवाल है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए, ठीक है, अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि प्रेफरेंस कौन सी बातों पे मिलेगा? प्रेफरेंस कौन सी बातों पे मिलेगा? तब तक मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेती हूँ। These share gets preference over equity share। समझ में आ रहा है? But now the question arises कि भैया काय में प्रेफरेंस मिलता है? तो भाई देखो, शेयर होल्डर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, सबकी गाड़ी आके अटकती है पैसे पे। और जब मेंबर को कंपनी से पैसा लेना होता है, जो शेयर होल्डर्स है इनको जब कंपनी से पैसा लेना होता है तो वो दो ही तरीके से होता है, एक तो प्रॉफिट और दूसरा रीपेमेंट। एक तो प्रॉफिट, दूसरा रीपेमेंट। तो इनको प्रेफरेंस काय के ऊपर मिलता पता है आपको? दे गेट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनको इक्विटी के पहले पे किया जाता है। इनको किसके पहले पे किया जाता है? इक्विटी के पहले पे किया जाता है। तो मैम क्या ये भी हमारे क्रेडिटर्स है? नो मेरे मुन्ना, दे आर अ टाइप ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बोलूंगी तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, वो सब आ जाएंगे। ये भी शेयर होल्डर ही है पर दे आर अ टाइप ऑफ क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि इनको तो आपको देना ही पड़ेगा। इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। और एक खासियत बात आपको मैं बताती हूँ कि इनको जो डिविडेंड मिलता है ये इनको मिलता है फिक्स्ड रेट पे। ये इनको कैसे मिलता है? फिक्स्ड रेट पे। जबकि मेरे इक्विटी वाले शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर, अब इसमें क्या होता है पता है इनको? नो फिक्स्ड डिविडेंड
इनको फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है। मतलब जब भी अपन प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको ये दिखेगा कि ये 12% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब इनको 12% का डिविडेंड मिलेगा। अब मैम वो प्रॉफिट रहने पे मिलेगा या प्रॉफिट नहीं है तब भी देना पड़ेगा, ये जब अपन प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? तो वो तब के लिए छोड़ दो, पर अभी के लिए समझो कि इनको फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है। मेरे इक्विटी वालों को फिक्स रेट का मिलता क्या? नहीं, इक्विटी वालों को सीधा जलील करके बोला जाता है, मतलब कंपनी के मेन ओनर्स को जलील करके बोला जाता है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, और इनको कैपिटल का रीपेमेंट कब होता है? प्रेफरेंस शेयर के बाद में होता है। समझ आई बात? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है क्या? इक्विटी, सॉरी, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि इनको मिलता है प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे कैसे प्रेफरेंस मिलता है कि इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, इनको फिक्स रेट का डिविडेंड दिया जाएगा, और कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, डिसॉल्व होती है, तो जो कैपिटल रीपेमेंट का पोर्शन है वो भी सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो। Types of preference shares. What are the various types of preference share? बुक में आ जाइए फटाफट से। ये देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है? एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? नो प्रेफरेंशियल राइट्स, नो कैपिटल रिपेमेंट प्रायोरिटी। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल डिविडेंड राइट्स और कैपिटल रिपेमेंट प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले किसको कैपिटल पे करने का है? अपने को, प्रेफरेंस वालों को पे करना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला है फिक्स्ड रेट वर्सेस इंक्रीजिंग रेट। अब ये जो फिक्स्ड रेट वर्सेस इंक्रीजिंग रेट है, इसका मतलब क्या होता है? ये कौन से रेट की बात हो रही है? डिविडेंड के रेट की बात हो रही है। एक तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर है वो फिक्स्ड रेट के रहेंगे, मतलब आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। जितना आपका प्रेफरेंस का आपने शेयर कैपिटल दिया है, जितना भी शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए, उस पे 12%, 10%, 20% जितने भी कंपनी को देना है वो आपको मिलेगा। या तो इंक्रीजिंग रेट मिलेगा कि भैया एक परफेक्ट इंटरवल के बाद में, कुछ साल के बाद में आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बढ़ जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई प्रेफरेंस शेयर परचेस कर रही हूँ, तो आज मेरा जो डिविडेंड का रेट है वो 12% है। उसमें एक क्लॉज लिखा रहेगा मेरे शेयर में कि अगले 3 साल में, मतलब 3 साल के बाद में ये कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस, दूसरा होता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ रही क्या? इनका रेट ऑफ डिविडेंड कम नहीं होगा, इनका या तो फिक्स्ड रहेगा या तो क्या होएगा? बढ़ते रहेगा। कम हो रहा है क्या कहीं पे? इल्ले कम हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? फिर उसके बाद में दूसरा होता है क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपका डिविडेंड आपको पे नहीं कर रहे, आपका डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं? जमा करते जा रहे, और जिस दिन प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा उस दिन हम आपको दे देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि पैसा जमा नहीं हो रहा है, आपको टाइम टू टाइम पे किया जा रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने आपको बोला है कि हर 6 महीने में आपको डिविडेंड मिलेगा, तो उसको बोला जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ रहा है। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि भैया जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी, वो आपका क्यूमुलेट होता जाएगा। आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा जिस दिन आपके प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे? रिडीम होंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि आपके पास में वोटिंग राइट्स है, मतलब जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जाएगा आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। उसके बाद रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि एक डेफिनाइट पीरियड के बाद में आपका जो कैपिटल है वो आपको वापस मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स। अगर मैं अभी किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेस कर रही हूँ तो 5 साल बाद मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
रिडीमेबल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, मतलब कंपनी पैसा रिडीम कर देगी। इररिडीमेबल का मतलब होता है कि डायरेक्टली जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन आपको आपका पैसा मिलेगा। क्लियर? अब इसके बारे में इन डिटेल ना अपन प्रेफरेंस शेयर का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ने वाले हैं, पर अभी ये आपके स्टडी मटेरियल में था और मेरे को भी लगा कि मैं अभी आपको समझा दूं कि क्या क्या चीजें हैं, तो अभी मैंने आपको ये चीज बता दी। तीसरा होता है कन्वर्टिबल वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कुछ टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि प्रेफरेंस के बदले में आपको कोई भी इक्विटी शेयर नहीं मिलने वाले, सीधा सीधा आपको क्या मिलने वाला है? कैश मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कैश मिलने वाला है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आबरा कडाबरा गिली गिली छू। देखिए मैंने चार्ट भी एकदम ऐसे जादू की तरह बना लिया है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया है। रिडीमेबल क्या होता है, इररिडीमेबल क्या होता है, कन्वर्टिबल क्या होता है, नॉन कन्वर्टिबल क्या होता है, क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, फिक्स्ड रेट क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, पार्टिसिपेटिव क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिव क्या होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टाइप्स ऑफ शेयर्स। अगेन कितने टाइप के शेयर्स है? दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स और हमारे कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के और बहुत सारे टाइप है। अब अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर के कितने टाइप है, तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपके बुक में नहीं दिए, पर मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, मतलब कि 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट, 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट। और दूसरे होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, जहां पे आपको प्रोपोर्शनेट शेयर ये मिलता है, वैल्यू मिलता है वहां पे वोटिंग का। तो ये अपने को थ्योरेटिकल है, अपने को बुक में आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है। अगर आप लॉ में रहते तो मैं एकदम इन डिटेल पढ़ाती, पर अभी के लिए इतना ही समझो कि इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप होते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट वाले, डिफरेंशियल वाले, और प्रेफरेंस के इतने सारे टाइप्स होते हैं। क्लियर है बात? चलो अब बात करते हैं कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है। हाउ आर शेयर्स इशूड? तो एक बार फटाफट से बुक के अंदर आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा प्रेफरेंस शेयर का दिया हुआ है, बेस्ड ऑन रिडम्पशन, बेस्ड ऑन कन्वर्जन, बेस्ड ऑन डिविडेंड रेट, बेस्ड ऑन डिविडेंड एक्यूमुलेशन एंड बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन। आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे होता है, तो भैया लाइबिलिटी साइड में देखिए शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर, इशू शेयर, कॉल्ड अप शेयर और पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर? ये जो कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिख लीजिए, अब भी लिख लीजिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको। दिस इज कॉल्ड एज अनपेड शेयर, दिस इज कॉल्ड एज अनपेड शेयर्स, मतलब उतना पैसा पे नहीं किया है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स का अगर आपको रिकंसिलिएशन करना है तो भैया कितने इशू किए थे, कितने सब्सक्राइब हो चुके हैं, कितनों का पेमेंट आ चुका है, वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ द शेयर्स आर इशूड। शेयर्स को आप कैसे इशू करते हो? तो भाई देखिए, शेयर को आप पब्लिक इशू कर सकते हो, जैसे कि आईपीओ एफपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, के अपने पूरे शेयर्स आप क्या कर रहे हो? पब्लिक के हाथ में सौंप रहे हो। सबसे पहले तो आप वो कर सकते हो, ऑफर टू पब्लिक। फिर दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ लोग सिलेक्ट कर रखे हैं और आपने इन्हीं सिलेक्टेड लोगों को अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर किए हैं, उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये कब होता है पता है आपको? जब कंपनी को पैसे की जरूरत है और अभी आईपीओ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया आप हमारे कंपनी के शेयर्स क्या करो, परचेस करो। तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि मेरे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं ये ऑप्शन दे रही हूं कि भाई तुम क्या करो, कंपनी के शेयर्स को क्या करो, सब्सक्राइब करो, फर्दर शेयर्स को। से फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में कौन था? राजू था। राजू के पास में कंपनी के कितने शेयर्स थे? 25,000 शेयर्स थे कुछ। राजू के पास में 25,000 शेयर आज के टाइम पे। फ्यूचर में कंपनी राजू को क्या बोलेगा कि सर देखिए आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और हमको अभी क्या करना है, और शेयर्स इशू करने हैं। तो भैया मार्केट में जाने से अच्छा घर के ऑफर करते हैं ना, घर के मेंबर्स को ऑफर करते हैं, तो हम आपको और शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू। सुनो मेरे प्यारे मुन्ना, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू में बहुत फर्क होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आपने ग्रुप ऑफ पीपल को बाहरी दुनिया से सिलेक्ट किया है। राइट इशू का मतलब घर के लोगों को आप क्या कर रहे हो, शेयर्स ऑफर कर रहे हो।
समझ में आई बात। उसके बाद में तीसरा होता है बोनस इशू। बोनस का मतलब तो आपको पता है कि भैया अगर मेरे पास में कोई इक्विटी शेयर है तो कंपनी मेरे को और शेयर्स क्या करती है, इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैंने जितना अमाउंट पे किया है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लाख रुपए पे किए हैं और 5 लाख रुपए में मेरे पास में कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है। अब फ्यूचर में जब कंपनी बहुत खुश हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, और शेयर्स इशू करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी ने मेरे को और 5,000 शेयर्स दे दिए। मेरे पास पहले कितने शेयर्स थे, 50,000 थे। अब कंपनी ने और मेरे को कितने ऑफर किए, 5,000 किए। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने इस 5,000 रुपए के लिए 5,000 शेयर्स के लिए और पैसा पे किया क्या? नहीं। मतलब 5 लाख रुपए में मेरे पास कितने शेयर्स है कंपनी के, 55,000 शेयर्स है। जो पहले कितने थे मेरे पास, 50,000। राइट इशू और बोनस इशू में फर्क है। राइट इशू में शेयर होल्डर को पैसा पे करना पड़ता है फॉर टेकिंग अप द शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोनस इशू में कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, कंपनी सामने से आपको क्या कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रही है। क्लियर। फिर उसके बाद में ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल है ना, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच देते हैं। समझ आ रही है बात। कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा रहा है। कंपनी अगर पब्लिक के पास जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ऑफर। लेकिन अगर कोई मेंबर है, से फॉर एग्जांपल हिमांगी कोठारी किसी एक कंपनी के मेंबर है, मेरे पास कंपनी के 50,000 शेयर्स है और मैं क्या कर रही हूं, इस शेयर को पब्लिक को बेच रही हूं। किसको बेच रही हूं, पब्लिक को बेच रही हूं। उसको क्या बोला जाता है, ऑफर फॉर सेल। उसको क्या बोला जाता है, ऑफर फॉर सेल। सो दीज आर द टाइप ऑफ इश्यूज दैट कैन बी मेड। तो मेरे को बताओ, हाउ शेयर्स कैन बी इशूड। तो मैम एक तो आप कर सकते हो पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। एक हो जाएगा आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। एक हो जाएगा आपका राइट इशू। एक हो जाएगा आपका बोनस इशू। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। क्लियर। तो इतने टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। यस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू प्राइस। देखिए, कंपनी जब शेयर बताती है मार्केट में, मतलब कंपनी के जब शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है, हर शेयर की खुद की एक वैल्यू होती है, तो भैया उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। एंड दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर। कि भैया हमारे शेयर कितने के, 10 रुपए के। हमारे शेयर कितने के हैं, 10 रुपए के। इसको समझ लीजिए आप एमआरपी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके ऊपर एक एमआरपी होती है, ठीक है। तो वो एमआरपी मतलब क्या है, हमारे शेयर की फेस वैल्यू। लेकिन जब मेरे को मार्केट में मेरे शेयर्स बेचने हैं, जब मेरे को मार्केट में मेरे शेयर्स बेचने हैं, तो मैं क्या करती हूं, उस शेयर की प्राइस या तो बढ़ा देती हूं या तो घटा देती हूं। कभी आपने ये चीज नोटिस की कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे जिनकी एमआरपी कुछ होती है और आपको बेचे कुछ और प्राइस में जाते हैं, यूजुअली कम प्राइस में बेचे जाते हैं, राइट। तो भैया ये जो बेचने वाला प्राइस है विच डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फैक्टर। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार मुझे ये फिक्स्ड प्राइस ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे कंपनी का इतना अच्छा ग्रोथ है, मेरे कंपनी का इतना अच्छा रेप्यूटेशन है कि लोग मेरे कंपनी के लिए 10 रुपए से ऊपर भी पे करने को रेडी है, प्रीमियम अमाउंट पे करने को रेडी है। तो मैं क्या करती हूँ, मार्केट में जब मैं शेयर इशू कर रही हूँ ना, तो उसका अलग प्राइस चार्ज करती हूँ। उसको बोला जाता है इशू प्राइस। तो एक कॉमन बात समझ लो, फेस वैल्यू का मतलब है द फिक्स्ड प्राइस ऑफ द शेयर विच इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, और इशू प्राइस का मतलब होता है कि वो पैसा जिस पैसे पर आपने मार्केट में शेयर ऑफर किया है। द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड इन द मार्केट आर कॉल्ड एज इशू प्राइस, ठीक है। तो मैम क्यों ऐसा होता है कि मतलब इशू प्राइस कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। बात को समझो, इशू प्राइस कभी कम नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स।
अगर बाकी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एमआरपी से कम पे ही बिकती है चीजें, पर शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, उसका एक रेलेवेंट सेक्शन है, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। कंपनी कभी भी फेस वैल्यू से नीचे के वैल्यू पर इशू नहीं कर सकता शेयर्स को। मतलब आपके जो शेयर्स है वो या तो आपका जो इशू प्राइस है वो आपका फेस वैल्यू और वो सेम रहेगा, इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम रहेगा, या तो इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा। इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, तो व्हाट इज द इशू प्राइस? प्राइस एट विच shares are offered to public, इसको बोला जाता है इशू प्राइस। ठीक है, अब इसमें दो सिनारियोज यहां पर आ जाएंगे आपके सामने। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कंपनी के शेयर्स का जो फेस वैल्यू है और जो इशू प्राइस है अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो अपन इसको बोलेंगे इशू एट पार। क्या बोलेंगे अपन इसको? इशू एट पार। लेकिन अगर फेस इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। इसको अपन क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम। तो मार्केट सिनारियो को ध्यान में रख के ही आपका इशू प्राइस क्या होता है, फिक्स किया जाता है। क्लियर? अगर मैं यहां पर आपको फेस वैल्यू वर्सेस इशू वैल्यू दे दूं तो शायद आपको इजी रहेगा। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिसाइडेड बाय कंपनी, पहला। दूसरा, इशू प्राइस at which shares are actually sold. So this is the basic difference between share price, face value and issue price. Clear है? Okay. उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को ये करना है, जो आपके लिए एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनल में आओगे, सीएमए फाइनल में आओगे, तब आपको इसके बारे में इन डिटेल चीजें दी हुई है, एंड दैट इज हाउ द इशू प्राइस इज कैलकुलेटेड। अब आपके भी दिमाग में ये चीज आई होंगी ना कि मैम फेस वैल्यू का समझ में आ गया कि ये तो कंपनी ने पहले डिसाइड किया था, पर आप इशू प्राइस कैसे निकाल सकते हो? ये तो सीधा सीधा तानाशाही हो जाएगी मैम कि हम हमारे मर्जी से इशू प्राइस रख रहे हैं। मतलब हमारे कंपनी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 10 रुपए के शेयर की वैल्यू अपन 100 रुपए रख रहे हैं, कहां से ला रहे हो आप ये? तो ये समझना भी जरूरी है कि हाउ द प्राइस इज फिक्स्ड। तो भैया ये प्राइस फिक्स करने के भी 2 तरीके होते हैं, आप बस अभी के लिए नाम समझ लीजिए और एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए समझ लीजिए। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड प्राइस मेथड, फिक्स्ड प्राइस मेथड मतलब कि टोटल तानाशाही, कंपनी विल डिसाइड द इशू प्राइस, कंपनी विल डिसाइड इशू प्राइस। आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस, और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बेटा बुक बिल्डिंग प्रोसेस का ना एकदम सिंपल सा मीनिंग है, और यही प्रोसेस है जो आजकल हर कंपनी फॉलो करती है। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है बोली लगाना। क्या मतलब होता है? बोली लगाना। अब इसमें कंपनी क्या करती है, एकदम ब्रीफ में समझो, आपको इन डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, जब आप फाइनल में आओगे तब आपको ये इन डिटेल पूरा है, और ये मैं खुद आपको पढ़ाने वाली हूँ, पर अभी के लिए एक ओवरव्यू समझ लो। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि एक प्राइस बैंड कंपनी डिसाइड करती है।
से फॉर एग्जाम्पल कंपनी चाहती है कि हमारे जो शेयर प्राइसेस है, शेयर है, उसकी वैल्यू कम से कम 50 रुपए होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, लोगों को बोली लगाने का ऑप्शन देती है कि भैया तुम बताओ कि 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में कौन सा वो अमाउंट है जो तुम हमारे शेयर के लिए पे कर सकते हो। तो लोग अलग अलग बोली लगाते हैं, कोई 75 की बोली लगाएगा, कोई 60 की बोली लगाएगा, कोई 80 की बोली लगाएगा, कोई 100 की बोली लगाएगा, कोई 50 की बोली लगाएगा। जिस अमाउंट पे सबसे ज्यादा बोली लगेगी, हमारे शेयर का इश्यू प्राइस वो फाइनल हो जाएगा। मतलब सुनो, जहां पर फिक्स्ड प्राइस मेथड में कंपनी की तानाशाही चल रही थी कि हम जो प्राइस डिसाइड करेंगे वो ही आपको देना पड़ेगा, वही बुक बिल्डिंग प्रोसेस में अपन लोगों को बोल रहे हैं कि तुम कितना पे कर सकते हो हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए। ये वाला प्रोसेस ज्यादा फेयर इनफ है, क्योंकि अपने को समझ में आ रहा है कि अपनी क्या वैल्यू है लोगों के नजरों में। ठीक है, पब्लिक डिसाइड्स आईपी थ्रू अ प्राइस बैंड। थ्रू बोली लगाओ। समझ में आई बात? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहां पर आ जाता है कि भैया हाउ द मनी इज कलेक्टेड। अब ये जो मनी है, ठीक है, वो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि मनी को कलेक्ट कैसे किया जाता है। अब भैया शेयर के लिए मेरे को पैसा लेना पड़ेगा ना, तो वो मैं कलेक्ट कैसे करूंगी। तो बुक में आ जाइए एक बार फटाफट से, एकदम लास्ट में। ठीक है, कैसे कलेक्ट करते हो, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कलेक्टिंग द मनी। तो सबसे पहले आएगा आपका एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले क्या आएगा आपका, एप्लीकेशन मनी। अब इसमें क्या होता है, कंपनी लोगों को ऑफर करती है कि सर हमारे शेयर्स लीजिए। मतलब कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जिनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया उनको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कंपनी प्रोस्पेक्टस नाम की एक चीज होती है जिसको कैटलॉग भी बोलते हैं। कंपनी एक कैटलॉग इशू करती है लोगों के पास में कि भैया कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, अगले कुछ सालों में कंपनी कहाँ खड़ी रहेगी। ऐसा पूरा एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको कंपनी के शेयर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सीएमई इंटर ग्रुप 1 के लॉ पढ़े हुए बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। मैम प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। क्यों? क्योंकि इसमें हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि आप हमें ऑफर करो कि हम आपको पैसे देंगे और आप हमको क्या दो, शेयर्स दो। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर समझो। ये अपनी कंपनी है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, किसको, पब्लिक को। ठीक है, अब पब्लिक क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस बनेगी और कंपनी के पास में क्या करेगी, अप्लाई करेगी। कंपनी के पास में क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या बन जाएगा, इनविटेशन टू ऑफर। और जो सामने वाला ऑफर कर रहा है वो क्या सामने वाला जो अप्लाई कर रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑफर। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर सामने वाला अप्लाई कर रहा है तो अप्लीकेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अप्लाई कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि सर मेरे को आपके कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं। ठीक है, ये किसको बोल रहा है, आपके कंपनी के शेयर्स परचेस करने, कंपनी को बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, अप्लाई करके। तो अप्लाई करने के साथ साथ बेटा पैसा देना पड़ेगा। अप्लाई करने के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। और हर कंपनी बोलती है कि अगर इश्यू प्राइस 100 रुपए है तो 50 रुपए एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। एक मैं रफ मोटा मोटी लेके चल रही हूँ, इट इज नॉट कंपलसरी कि 50 रुपए ही मांगेगा। इट कैन बी समटाइम अदर वे राउंड ऑल्सो कि भैया 10 रुपए 20 रुपए मांग रहे बेसिक एप्लीकेशन के लिए। क्लियर? तो भैया एप्लीकेशन मनी क्या रहेगा हमारा, जब आप अप्लाई कर रहे हो, अ पार्ट ऑफ इश्यू प्राइस विच इज टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट मनी, अब सामने वाला आपको अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका अप्लाई करना, इसने क्या किया है, आपको ऑफर किया है। इसने क्या किया है, आपको ऑफर किया है। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ये तो ऑफर कर रहे हैं पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, अलॉट करना। आपका एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, अलॉट करना। वो उस टाइम पे, अलॉट करने के टाइम पे, मतलब आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि बेटा देख, अप्लाई करने के लिए तूने
₹50 पे कर दिए, पर अब अगर तेरे को शेयर्स चाहिए, तेरे को एक्चुअल में शेयर्स चाहिए, तो तेरे को और ₹20 पे करने पड़ेंगे, तभी शेयर्स तेरे नाम पे होंगे। मैम ये तो गजब तानाशाही होगी। नहीं बेटा, कुछ तानाशाही नहीं है। ऑफर करते वक्त आपने ₹50 पे करे, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बदले में आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो तो आपको देना पड़ेगा ना। आपको शेयर्स मिल रहे हैं ना एज अ कंसिडरेशन, तो उस कंसिडरेशन को पाने के लिए आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, समथिंग इन रिटर्न। इट इज अ मनी पेएबल आफ्टर शेयर इज इनिशियली अलॉटेड, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और उसके बाद में जो पैसा बचा है, अब यहाँ पे कितना पैसा बचा है, यहाँ पे कितना पैसा बचा है, ₹100 के शेयर्स थे, ₹100 के शेयर्स थे, ₹50 ऑलरेडी पे हो चुके हैं, ₹20 बाद में पे करे, ₹70 पे कर दिए, कॉल्ड अप मनी कितना रहेगा, ₹30। मतलब कंपनी आपसे कभी भी कितना रुपया मंगा सकती है, ₹30 मंगा सकती है। क्लियर? यस। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं आगे, जो अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ने वाले, वो सब इसी के ऊपर पढ़ने वाले, और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले अपन, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। इशू ऑफ शेयर्स में यही पढ़ने का अपने को, और जर्नल एंट्रीज मारनी है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हमारा जो थ्योरी कंटेंट था फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर वो यहाँ पे खत्म होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ये होने के बाद में हमारा सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आई होप आपको थ्योरी एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। जब थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है तो भैया एकदम मक्खन की तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल को सॉल्व करने वाले। तो फटाफट से ये पूरा का पूरा चार्ट आपको अपने रजिस्टर में कॉपी डाउन करना है। ओके लेक्चर को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए फटाफट से, पूरा चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। लेक्चर को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है।